तो हाँ, तो मैंने दोस्तों कल आपको यहाँ तक बता ही दिया था। वेबसाइट, चर्च व्यवस्था और धार्मिक क्षेत्र, यहाँ तक आपने नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं आधुनिक पश्चिम का उद्भव एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों पर इसका प्रभाव, ये आपका है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया देख लेते हैं। आधुनिक पश्चिम का उद्भव, किस प्रकार से पश्चिम में आधुनिकता की उत्पत्ति होगी और इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर किस प्रकार होगा। तो पश्चिम में देखेंगे आधुनिकता और इसका प्रभाव विश्व के अनेक क्षेत्रों पर किस प्रकार पड़ेगा, ये हमको देखने को मिलेगा इस टॉपिक में। तो परिवर्तन की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो परिवर्तन किन कारण से हुआ, आधुनिकता जो आई किन कारण से आई। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई विचार की जो उत्पत्ति हुई, नहीं, विचारक परिवर्तन। विचार से क्या आगे राजनीति परिवर्तन दिखा, राजनीति से आर्थिक परिवर्तन दिखा और आर्थिक से सामाजिक परिवर्तन दिखा। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही। तो आप नोट कर लोगे, ये थे विचारक परिवर्तन, ये थे राजनीतिक परिवर्तन, ये आर्थिक और ये सामाजिक परिवर्तन। इस प्रकार से हमें आधुनिकता देखने को मिली विश्व में। देख लिया, आधुनिक पश्चिम का उद्भव 14वीं सदी से 18वीं सदी तक के बीच में दिखा है। पश्चिम में जो आधुनिकता की उत्पत्ति हुई है 14 से 18वीं सदी, और भारत की आधुनिकता तो अंग्रेज के 1857 की क्रांति से ही मानी जाती है ना। लेकिन विश्व की आधुनिकता जो उत्पत्ति हुई है वह 14वीं से 18वीं शताब्दी। देखिए, ये व्यावसायिक क्रांति से पूर्ण जागरण होगा, और ये दोनों जब मिलेंगे ना, व्यावसायिक क्रांति और पूर्ण जागरण, तो ये धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यवाद, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव एवं यूरोपीय राजतंत्र, ये सारे टॉपिक को हमको कवर करना पड़ेगा। और आप देखते जाएंगे कि किस प्रकार से ये टॉपिक किस प्रकार से ये सारे मतलब सारे क्या बोलते हैं इसे हुआ है। पूर्ण जागरण का काल कैसा था, धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार हुआ, वाणिज्यवाद किस प्रकार हुआ, ये सारे देखेंगे आप। साथ में आप नोट करते ही जाओ यार, क्योंकि जब मैं टाइम आपको ज़्यादा लग जाएंगे। ये देखिए, कृषि क्षेत्र, पहले अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में तकनीकी का विकास तो हुआ था। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में तकनीकी का विकास हुआ था। कृषि अधिशेष, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। कृषि अधिशेष क्या होता है, कृषि में अधिक मात्रा में लोगों की संख्या लगाना होना चाहिए। जहाँ पे 10 लोगों की संख्या वहाँ पे 20 लोग लगे हुए हैं, तो वो क्या होगा, कृषि अधिशेष हो रहे हैं ना। तो वहाँ पे से लोगों को हटेंगे और व्यापार में कुछ लोग जाएंगे। एक संपन्न भूमिधारी वर्ग का उद्भव हो, एक संपन्न भूमिधारी वर्ग का क्या होगा, उद्भव होगा। धर्म युद्ध, क्रूसेड देखें, यूरोप में पश्चिम एशिया की ओर एक नया मार्ग खुल जाएगा। धर्म युद्ध जो होगा ना, उसमें देखा जाएगा कि यूरोप के लिए एक पश्चिम एशिया की ओर एक नया मार्ग खुले। किस प्रकार से यूरोप के लिए एक नया मार्ग खोजा जाएगा, किस प्रकार मिलेगा नया मार्ग, ये सारे टॉपिक कवर होंगे। और देख लीजिए, ये होंगे कस्तूनिया का पतन होगा, कस्तूनिया का पतन होगा 1453 ईस्वी में। भौगोलिक खोज भी होगा इसमें। तो ये देखिए, मैंने 3 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 दिख रहा है ना। ये तीनों को जोड़े, 1 2 और 3, ये तीनों जुट गए तो जोड़ने पर व्यावसायिक क्रांति हुई। अब देखिए, व्यावसायिक क्रांति होंगे तो किन कारण से व्यावसायिक क्रांति होने वाले हैं, व्यावसायिक क्रांति से किसका पतन होगा, ये सब आपको देखने वाले हैं। व्यावसायिक क्रांति से सामंतवाद का पतन होगा। व्यावसायिक क्रांति होगी तो सामंतवाद क्या होगा, खत्म होगा, और पूंजीवाद का विकास होगा। व्यवसाय से क्या होगा, पूंजी तो मिलेगा ना, तो उसका विकास होगा और सामंतवाद का पतन होगा। एक नए वर्ग का उद्भव होगा। पूंजीवाद के विरोध में देखेंगे कि मध्य वर्ग का भी उद्भव होगा। वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। ये वाणिज्यवाद क्या होती है, ये भी हम आपको समझाएंगे कि वाणिज्यवाद क्या होती है। ठीक, वाणिज्यवाद मतलब एक जब राज्य संरक्षण देना स्टार्ट कर देता है ना व्यापारियों को, राज्य के अंदर ही व्यापार होना चाहिए, तो वो वाणिज्यवाद होगा। देखिए, परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रथम महत्वपूर्ण कारक था आर्थिक परिवर्तन। इसे प्रेरित करने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका रही। परिवर्तन को प्रेरित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, और इसे प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारक की भूमिका रही थी। कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार के परिणाम स्वरूप एक संपन्न भूमिधारी वर्ग का उद्भव तथा उसके द्वारा वस्तुओं की मांग बढ़ा दिया जाना। यह आर्थिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में तकनीकी आई, तो भूमिधारी वर्ग का क्या होगा, उद्भव होगा भूमिधारी वर्ग का, और वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी।
तकनीकी आई भाई कृषि। धर्म युद्ध, कुरुक्षेत्र के परिणाम स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पश्चिमी एशिया को एक व्यापारिक मार्ग खुल जाएगा। तीसरा था एक नया मार्ग धर्म युद्ध, जिससे क्या होगा, यूरोप और पश्चिम यूरोप के लिए एक एशिया का मार्ग खुल जाएगा यूरोप के लिए, वहां से व्यापार करना। यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है ओटोमन तुर्क के द्वारा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तूतुनिया पर कब्जा कर लिया जाना। ओटोमन तुर्क जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कस्तूतुनिया, उस पर क्या होगा, उसका कब्जा होगा। इसे यूरोप के इतिहास में कस्तूतुनिया के पतन के नाम से जाना गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप भारत और यूरोप के बीच सभी व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। भूमि से क्या होंगे, लैंड लॉक हो जाएंगे। यूरोप का और भारत से जो भी व्यापार था ना वो बंद हो जाएंगे, या एशिया से आप बोलो। जबकि भारत से आने वाले विलासिता संबंधित वस्तुओं की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। जबकि भारत से जो भी आ रही थी विलासिता संबंधित वस्तुएं, उसकी क्या थी, बहुत ज्यादा मांग थी। इस कारण भौगोलिक खोजों की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब यूरोप को तो चाहिए भाई, मसाले का व्यापार अच्छा, कपास के लिए चाहिए था, लेकिन उसे तो चाहिए ये सारे प्रोडक्ट, लेकिन उसे कहाँ से चाहिए। इसकी खोज के लिए एक नए मार्ग की खोज करेगा यूरोप वासियों। अब देखिए कहाँ से खोजा जाएगा। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया और वास्को डी गामा ने भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज की। वैकल्पिक मतलब एक से अधिक मार्ग ना, एक तो ये मार्ग हो, एक और मार्ग खोज लेते हैं वही। फिर इस दौर में ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड भी शामिल हो गए। क्या, मार्ग खोजने के लिए, नए देश को खोजने के लिए, नए भौगोलिक क्षेत्र खोजने के लिए। इस प्रकार 17वीं सदी तक ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी महाद्वीप के आंतरिक भागों को छोड़कर सभी क्षेत्रों तक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी पहुंच हो गई। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक क्रांति घट गई। अब क्या हो गया, सारे देश अपने अपने मार्ग खोज रहे थे कि हम व्यापार करेंगे, हम वहां से भौगोलिक क्षेत्र रहेंगे, वहां से हम कुछ वस्तु देंगे तो वो हमें कुछ वस्तु देंगे। इससे क्या हो गया, व्यापार विकसित होना प्रारंभ हो गया। हर देश चाहा कि हम व्यापार करना प्रारंभ करें, जिसमें आगे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, ये सारे। इस प्रकार से व्यावसायिक क्रांति आई। अब व्यावसायिक क्रांति के पहलू देखो। उत्पादन में गिल्ड पद्धति का स्थान पुटिंग आउट पद्धति ने ले लिया। ठीक, गिल्ड पद्धति मतलब क्या होता है, श्रेणी, छोटे छोटे वर्गों में पहले व्यापार हुआ करता था, छोटे छोटे क्षेत्रों में। अब उसका पुटिंग आउट पद्धति मतलब बाहर भी जाने लगा माल। ठीक है, वितरण के केंद्र के रूप में दुकान अथवा स्टोर की जगह बड़ी बड़ी ज्वाइंट कंपनी ने ले ली। उसका भी यही दूसरा रूप है कि वितरण के केंद्र के रूप में जो छोटी मोटी दुकान और स्टोर हुआ करती थे, अब क्या हुआ, सारे ज्वाइंट हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी बनने लगी। स्टॉक कंपनी, जो आज देख रहे हो स्टॉक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी मिलकर एक नया बाजार रचना स्टार्ट कर दिया था। व्यावसायिक क्रांति के प्रभाव, इसका प्रभाव देख लेते हैं किस प्रकार हुई थी। इसे यूरोप में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। सामंतवाद का पतन तथा पूंजीवाद का विकास। सामंतवादी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मुद्राओं का लेन देन बहुत ही सीमित होता है। इसलिए जब व्यापारिक गतिविधियों के कारण मुद्राओं का लेन देन बढ़ गया तो मैनर प्रणाली अथवा कृषि दास्ता टूट गई। मैंने आपको समझा ही दिया था मैनर प्रणाली क्या है, कृषि दास्ता। दूसरी तरफ व्यापारिक गतिविधियों के कारण एक नई आर्थिक नीति के रूप में पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक पद्धति थी जो परंपरा अथवा वफादारी की तुलना में मुनाफा के उद्देश्य से प्रेरित होती थी। यह वस्तुओं का मूल्यांकन उसके आंतरिक गुणों के आधार पर ना करके बाजार की मांग के आधार पर करती थी। वस्तु के मूल्यांकन नहीं होता था कौन वस्तु अच्छा नहीं, जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होती थी उस वस्तु का मांग बाजार में गुण के आधार पर ना करके बाजार के मांग के आधार पर करती थी। कोई गुण वस्तु में अच्छा हो या नहीं, जिस वस्तु की मांग बाजार में ज्यादा हो उस वस्तु को बनाया जाए, ये थी पहले। पूंजीवाद का आंतरिक रूप व्यवसायिक पूंजीवाद था। उसका दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद। व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नए वर्ग के रूप में व्यापारिक वर्ग अथवा मध्य वर्ग का उद्भव हुआ। व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया वर्ग आया
वो कौन सा था? मध्य वर्ग था। आगे चलकर व्यावसायिक क्रांति ने वाणिज्यवाद का रूप ले लिया। आगे चलकर यही व्यावसायिक क्रांति अब क्या बन जाएगा? वाणिज्यवाद। मतलब पहले तो हर आदमी चाह रहा था कि हम व्यापार करेंगे, हम व्यापार करेंगे, हर व्यापार करेंगे, किसी को संरक्षण नहीं मिल रहा था, हर आदमी, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्र का हाथ मजबूत हुआ था। वाणिज्यवाद के रूप में आएगा तो जिससे क्या होगा? राजतंत्र का हाथ मजबूत होगा। अब राज्य का व्यापार पर अधिकार हो जाएगा तो वही बन जाएगा वाणिज्यवाद, क्योंकि अब व्यापार को संरक्षण देने का काम राज्य करेगा। पूर्ण जागरण का काल देख लेते हैं। पूर्ण जागरण क्या था? 14वीं सदी और 16वीं सदी के बीच विचारधारा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। इसे पूर्ण जागरण के नाम से जाना जाता है। पूर्ण जागरण एक जीवन दृष्टिकोण अथवा मनोदशा थी, बौद्धिक क्रांति नहीं। ये बौद्धिक क्रांति नहीं थी। पूर्ण जागरण एक जीवन जीने के एक सही मार्गदर्शक था। पूर्ण जागरण जो काल था, जो सही जीवन जीने का तरीका होता, वो मार्गदर्शक था, ना कि बौद्धिक क्रांति थी। ये तो बौद्धिक क्रांति इस रूप धारण कर लेता है ना। अब देखते हैं पूर्ण जागरण को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से रहे। पूर्ण जागरण को व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक मध्य वर्ग का उद्भव हुआ और इस वर्ग ने नवीन विचारधारा को संरक्षण दिया। एक नया विचारधारा लेकर आया और उसका संरक्षण दिया था मध्य वर्ग। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप यूरोप का पूर्वी विश्व के साथ वैचारिक आदान प्रदान हुआ तथा यूरोपीय विद्वान ईरान, भारत आदि देशों के विचारों से भी प्रभावित हुए। देख लो ना कहाँ कहाँ से विचार आपको देखने को मिल रहे हैं। 12वीं सदी के पश्चात यूरोप में नए नए विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे थे तथा विश्वविद्यालयों ने भी नए विचारों को फैलाया। विश्वविद्यालय ऐसे भी तो पता है कि विचारों का ही वहाँ खेल होता है। जैसे वहाँ देख लो, जेएनयू में देख लो, वहाँ तो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। जेएनयू में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन आरंभ होने से तेजी से पुस्तकों का मुद्रण होने लगा था। प्रिंटिंग प्रेस आया तो क्या होगा? तेजी से पुस्तकों का वितरण होने लगा और जन जन लोगों तक क्या होगा? अपने विचार पहुंचाने का एक मार्ग बन चुका था और अनेक हाथों में पुस्तकें पहुंचने लगी। मैंने वही कहा, माना जाता है कि कुस्तुतुनिया के पतन के पश्चात पूर्वी रोमन साम्राज्य के दरबार से संरक्षित विद्वान यूरोप के अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए तथा उनके द्वारा भी यूनानी साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया। पूर्ण जागरण का बल निम्नलिखित कारकों पर है: उत्सुकता एवं खोजी दृष्टि, साहसिक मनोभाव, मानववाद, मानव की प्रतिष्ठा पर बल तथा पारलौकिक की जगह इलौकिकता, व्यक्तित्ववाद, व्यक्ति की निजी पहचान पर बल तथा पहली बार आत्मकथा लिखी जाने लगी। ये सब पूर्ण जागरण के कारक रहे। धर्मनिरपेक्ष पूर्ण जागरण में जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। साहित्य, कला एवं धर्म सभी पर पूर्ण जागरण का प्रभाव महसूस किया गया। धर्म सुधार आंदोलन देख लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के दो पहलू थे। पहला, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। इसका उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था में सुधार लाकर चर्च व्यवस्था को मजबूत बनाना था। इसका पहला कदम था कि चर्च व्यवस्था में सुधार करेंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। प्रोटेस्टेंट आंदोलन देखे, इसमें रोमन कैथोलिक की चर्च व्यवस्था को अधिक अस्वीकार कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1517 ईस्वी में एक जर्मन पादरी मार्टिन लूथर, इसका नाम सुने होगा, मार्टिन लूथर ने किया। इसे जर्मन कुलीनों का समर्थन मिला था। फिर आगे जर्मनी में काल्विन भी ये कटा हुआ है भी एक सुधारक के प्रति प्रकट हुआ। उसे जर्मन पूंजीपति का समर्थन प्राप्त था। फिर विभिन्न देशों में प्रोटेस्टेंट आंदोलन की पृथक दो शाखा स्थापित हो गई। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में प्यूरिटन, फ्रांस में ह्यूजनॉट आदि। इस प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था स्थापित हो गई। कारक देख लेते हैं। धार्मिक भ्रष्टाचार निश्चय ही एक इसका कारण था, परंतु उससे अधिक निर्णय कारक सिद्ध हुआ आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक तो एक कारक था ही भ्रष्टाचार के लिए, चर्च व्यवस्था में आप देख ही चुके हो। आर्थिक में देखें, आर्थिक रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा महाजनी और मुनाफाखोरी का आलोचना की जा रही थी। धार्मिक के कारण भी आप देख सकते हो, ये दो थी, महाजनी और मुनाफाखोरी की व्यवस्था थी।
थी, जबकि यह यूरोप में पूंजीवाद के उद्भव का काल था। इसलिए प्रोटेस्टेंट समूह को व्यापारिक वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त था। इसी को आधार बनाकर एक जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने एक पुस्तक लिखी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उनकी एक पुस्तक है। राजनीतिक देख लेते हैं। राजनीतिक, यह वह काल था जब यूरोप में राजतंत्र का उद्भव हो रहा था तथा यूरोप के शासकों के द्वारा राष्ट्रीय सीमा खींची जा रही थी, परंतु क्षेत्रीय चर्च की निष्ठा या वफादारी रोम के साथ थी अथवा राष्ट्र के साथ नहीं। अतः कुछ यूरोपीय शासक भी क्षेत्रीय चर्च को अपने अधीन करने के लिए प्रोटेस्टेंट आंदोलन को प्रोत्साहन देने लगे। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ के सुना ही दिया। ये देखिए, यहाँ से वाणिज्यवाद की टॉपिक स्टार्ट होगी। वाणिज्यवाद क्या है? अभी तक मैंने आपको ऐसे ही छोटी छोटी बैकग्राउंड आपका क्लियर हो रहा है, समझ में आता होगा कि ये सब मुद्दे थे। आप खुद पढ़ोगे तो पता चल जाएंगे। तो आपको ये वाणिज्यवाद है। वाणिज्यवाद, उसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे आप नोट्स कर लेने के बाद वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद, आर्थिक स्वावलंबन देखने के बाद 30 वर्षीय विश्व युद्ध एवं वेस्टफालिया की संधि होगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन थोड़े से आएंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चन। मैं मॉडल क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, ये क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार पे जोर देना है, हाइपोथेटिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है। तो आप यहाँ तक आप नोट कर ही लिए होगे। ये वाणिज्यवाद की टॉपिक मैं आपको कल दिखाऊंगा। और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको नोट तैयार करवाऊँ, उसके बाद फिर मॉडर्न स्टार्ट कर दूंगा। मॉडर्न के बाद आपको और सब्जेक्ट जो है मैं आपको देता जाऊंगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ मटेरियल की जानकारी लेना है या फिर कुछ और चीज़ की आपकी जो भी मन में अभिलाषा होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये टॉपिक, ये देखिए माइंड मैप है, आप इसे बना भी सकते हो। ओके।